आज मंगला चली गई। मेरा घर सूना हो गया। ठीक उसी तरह जैसे बच्चों के उड़ जाने के बाद पक्षी का घोंसला सूना हो जाता है। चिड़िया बच्चे तो पालती है। सर्दी, गर्मी और बरसात हर मौसम में बच्चे के लिए दाना पानी इकट्ठा करती है। तिल तिल कर अपने को मिटाती और बच्चे को बचाती है। बच्चों के पर फूटते हैं। वो बच्चों की उन्नति में खुश होती है, उन्हें उड़ना सिखाती है। परंतु ज्यों ही डैने मजबूत होते हैं, बच्चे माँ का सहारा छोड़कर घोंसले से कुछ दूर तक अकेले भी उड़ते हैं। इस डाल से उस डाल पर, इस पेड़ से उस पेड़ पर, और इस प्रकार एक दिन उड़ते उड़ते बच्चे उड़ जाते हैं। कहाँ, कौन बताए? सूने घोंसले में चिड़िया कैसे रहे? घोंसले के एक एक तिनके में बच्चों की याद समाई रहती है, जो एक दिन चिड़ियों को घोंसला छोड़ देने के लिए मजबूर कर देती है। और चिड़िया, बेचारी चिड़िया, अपने बच्चों को ढूंढने के लिए खुद भी किसी ओर उड़ जाती है। रह जाता है सूना प्राणहीन घोंसला। उसे बच्चों के साथ साथ चिड़िया की भी याद आती है, और प्रतीक्षा करते करते कभी किसी हवा के झोंके से समझौता कर तिनके तिनके अलग होकर अलग अलग दिशा में वो भी अपनी चिड़िया और अपने बच्चों की खोज में उड़ जाता है। ना जाने कब से ये क्रम चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। सब चिड़ियों के बच्चे उड़ जाएंगे और सब चिड़िया उन्हें खोजने के लिए उनके बाद घोंसला सूना करके उड़ जाया करेंगी। पर बेटी को विदा करके माँ क्या करे? वो तो बेटी के साथ ससुराल नहीं जा सकती और ना घर ही छोड़ सकती है। जिस घर की एक एक चीज में मंगला की याद समाई है, एक एक फूल पत्ती में वो दिखती है, उसी घर में आज मंगला नहीं और मैं हूँ। और फिर मंगला जैसी लड़की। अनेक बार मेरे मुंह से निकला है, ईश्वर, हर एक माँ बाप को मंगला जैसी लड़की दे। वो तो केवल मेरी लड़की न थी, मेरी सब कुछ वही थी। मेरी माँ, मेरी गुरु, मेरी मित्र, और इसके बाद भी मेरी बच्ची। आज भी वो उतनी ही बच्ची है, परंतु उसके साथ साथ ज्ञान और शिक्षा के ऊंचे स्तर पर पहुंचकर भी अभिमान उसे छू नहीं गया है। वो अपनी परीक्षा के दिनों में भी घर का मेरा प्रायः सभी काम करने के बाद पढ़ने बैठती थी। और आज मेरी मंगला चली गई है। ईश्वर उसे खुश रखे। मुझे ऐसा लगता है और बार बार मन में एक तूफान सा उठता है कि ये जो मंगला का विछोह मुझे इतना खल रहा है, तो क्यों? इस विछोह का सृजन तो मैंने अपने ही हाथों से किया है। मंगला तो विवाह की इच्छुक न थी और वो बार बार मुझसे यही कहती रही, अपनी गोद से तुम मुझे अलग ना करो अम्मा। तुमने मुझे पढ़ा लिखा के इतनी बड़ी बनाया है, तुमने अभी तक मेरे लिए कष्ट उठाया है, अब अपनी सेवा का अवसर दो। और मैं मंगला के विवाह के लिए बड़ी उत्सुक थी। अपनी बेटी को योग्य साथी के साथ करके निश्चिंत होना चाहती थी। उस दिन जब बीए का रिजल्ट निकला और मंगला पास हो गई अच्छे डिवीजन और अच्छे नंबरों के साथ, तो मुझे कितनी प्रसन्नता हुई उस दिन। मंगला एक मजदूरनी की बेटी, स्वयं भी अपनी माँ के साथ मजदूरनी की तरह काम करने में भी कभी संकोच न करती थी। फर्स्ट डिवीजन लेकर पास हुई। मैंने उसी खुशी में एक दिन मंगला से कहा, बेटी, अब तुम बीए पास हो गई हो, अब मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। कोई योग्य साथी तुम्हारे लिए खोज सकूं तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊं। संतान के प्रति माँ बाप की जो जिम्मेदारी होती है वो पूरी हो जावे। उस दिन मंगला ने इस बात को मजाक समझा, किंतु इस चर्चा को गंभीर होते देखकर वो मुझसे बोली, अम्मा, तुम मेरे विवाह की चिंता मत करो। मैं विवाह नहीं करना चाहती। ये तो जरूरी नहीं है कि सभी लड़कियां शादी करें। मैं तो तुम्हारे साथ ही रहकर तुम्हारी ही सेवा करना चाहती हूँ। अभी तक तुमने कष्ट उठाया है, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी, तुम्हें आराम से रखूंगी। जब मैं कुछ करने धरने लायक हुई, तब मैं विवाह करके कहीं जाना नहीं चाहती। एक माँ अपने बच्चे से इससे अधिक क्या कुछ और चाहती है? सच, मेरा मातृत्व सफल हो गया। मैं एक योग्य संतान की माँ हूँ, इससे मुझे बड़ा संतोष मिला। इस बेटी से अलग होकर मुझसे भी न रहा जाएगा, ये मैं जानती थी। पर इसी बीच सुदर्शन से भी कई बार मिल चुकी थी, और सच तो यह है कि मैं सुदर्शन को भी प्यार करने लगी थी। सुदर्शन मेरी मंगला के लिए जितना अच्छा साथी बन सकेगा, उतना अच्छा लड़का मैं शायद ही कहीं खोज सकूं। इसीलिए चाहती थी मंगला ये विवाह स्वीकार कर ले। मैंने मंगला से कहा, बेटी, मेरा विश्वास है कि शादी तो तुम्हें करना चाहिए। मैं सदा जीती न रहूंगी और तुम्हें एक साथी का अभाव खटकेगा। और सच तो है बेटी कि मैं तुम्हें जहाँ ब्याहने जा रही हूँ,
वहां तुम पर कोई बंधन न रहेगा। तुम जब चाहोगी तभी मेरे पास आ सकोगी। यहाँ रहना या ससुराल जाना तुम्हारी इच्छा पर रहेगा। बेटी ने लापरवाही से हंसकर जवाब दिया था। ये सब अम्मा विवाह से पहले की बातें हैं। विवाह के बाद पुरुष पत्नी को अपनी संपत्ति समझने लगता है। पति चाहे जितना पढ़ा लिखा विद्वान हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर स्त्री के समान अधिकार और स्वतंत्रता देने के विषय में चाहे जितनी लंबी लंबी स्पीचें झाड़े, पर घर के अंदर पैर रखते ही पुरुष पुरुष हो जाता है। स्त्री यदि उसकी इच्छाओं को अपनी इच्छा न बना ले, उसके इशारे पर आंख कान बंद करके न चले तो खैर नहीं। पास पड़ोस के घरों में, इन शिक्षित परिवारों में जो कुछ होता है वह सब जानबूझकर भी तुम क्यों चाहती हो कि मैं विवाह कर लूं? फिर तुम मेरे स्वभाव को भी जानती हो। मैं किसी के इशारे पर आंख कान बंद करके नहीं चल सकती। मैं किसी की इच्छा को अपनी इच्छा नहीं बना सकती। और सच बात तो यह है कि तुम्हें छोड़कर मुझसे कहीं जाया ना जाएगा। तुम जिसके साथ मुझे ब्याहोगी वो मुझे अपने साथ जरूर ले जाना चाहेगा, अभी चाहे कुछ भी कहे। मैंने कहा, ये तो मैं समझती हूँ बेटी, पर सुदर्शन ऐसा नहीं करेगा। वो बहुत ही भला और नेक लड़का है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हारी इच्छा पर कभी अपनी इच्छाओं को न ला देगा। मंगला कुछ गंभीर होकर बोली, जो तुम चाहो माँ वो करो। मैंने जैसे सदा तुम्हारी बात मानी है, उसी तरह तुम्हारी इस बात को भी मान लूंगी। परंतु मैं खुद तो शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती। और मंगला चली गई मेरे लिए एक प्याला चाय तैयार करने। मैं बड़ी देर तक मंगला की बातों पर विचार करती रही और मेरी आंखों के सामने अतीत के न जाने कितने सुखद और दुखद चित्र खिंच गए। सोचा, नहीं, मंगला की इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह नहीं करूंगी। कल मैं सुदर्शन से साफ साफ कह दूंगी। वो धनी है, शिक्षित है, सुंदर है, विनयी है। उसके लिए लड़कियों की कमी न रहेगी। बहुत सी लड़कियां मिलेंगी। मेरी मंगला मेरी रहेगी। दूसरे दिन वादे के अनुसार सुदर्शन आया। मैंने उसे प्यार से बैठाला। उसे देखते ही मेरा विवाह न करने का निश्चय कुछ हिल सा गया, परंतु मैं संभली। मैंने कहा, सुदर्शन, जैसा तुम जानते हो विवाह मैं खुद तो करना चाहती हूँ, पर मंगला विवाह के लिए तैयार नहीं है। मुझे छोड़कर जाने की कल्पना से भी वो सिहर उठती है और विवाह के बाद ससुराल उसे जाना ही पड़ेगा। यही कारण है वो विवाह नहीं करना चाहती। सुदर्शन का चेहरा उतर गया। वो बोला, ऐसी बात तो नहीं है कि विवाह के बाद उन्हें आपको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। जाना ना जाना तो उनकी इच्छा पर रहेगा। और वैसे तो विवाह के बाद भी वो चाहे तो आपके पास ही रह सकती है। मुझे कोई शिकायत ना होगी। मैंने पूछा, तुम्हारी माँ को भी कुछ ना लगेगा? वो भी रहने देंगी? सुदर्शन बोला, अम्मा मेरे किसी मामले में दखल नहीं देती। मैंने कहा, सुदर्शन, ये सब बातें मैं मंगला से कह चुकी हूँ। वो कहती है कि विवाह के पहले लोग दूसरे स्वर में बोलते हैं और विवाह के बाद उनका स्वर बदल जाता है। सुदर्शन कुछ हताश सा होकर बोला, वैसे आप लोग मुझ पर विश्वास ही ना करें तो कोई चारा नहीं है, पर मैं कहता हूँ कि मैं जो कुछ कहता हूँ उस पर अमल करूँगा। आप यदि मेरी परीक्षा लेना चाहें तो मैं 20 साल तक केवल इस आशा पर रह सकता हूँ कि मंगला मुझसे विवाह करेगी। परंतु यदि ये विवाह ना हुआ तो मैं बहुत दुखी जरूर हो जाऊंगा। दुखी होने पर भी मुझसे कोई अपकार ना होगा। मैं रास्ते से अलग हो जाऊंगा। और मेरा माँ का हृदय जो ठहरा, मैं द्रवित हो उठी। मैंने कहा, अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं प्रयत्न करूंगी तुम दुखी ना होगे और तुम्हें 20 साल तक ठहरने भी ना दूंगी। सुदर्शन चला गया। दूसरी सुबह मंगला से चाय पीते पीते मैंने कहा, मंगला बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम ये विवाह स्वीकार कर लो। मेरा ये थका तन और थका मन ना जाने किस घड़ी बुझ जाए। तुम किसी योग्य साथी के साथ रहोगी तो मैं शांति से मर भी सकूंगी, नहीं तो मरने के बाद भी मैं शांति नहीं पा सकूंगी। और मंगला, मेरी मंगला ने कहा, जिससे तुम्हें शांति मिले माँ, उसी में मेरा सुख है। तुम जो चाहो करो। फिर इस प्रकार विवाह तय हुआ और हो गया। विवाह के समय मंगला ससुराल से 2-4 दिनों में ही लौट आई और वो 2-4 दिन काम की अधिकता तथा मेहमानों की भीड़ भाड़ में कैसे निकल गए कुछ जान ही नहीं पड़े। पर आज तो ये सूना सूना घर काट खाने को मुंह बाए खड़ा है।
हर पेड़, पत्ती और फूल जिधर आंख उठाती हैं, हर जगह मंगला ही मंगला। मंगला के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं। सोचती हूँ यदि मैं भी चिड़िया होती तो अपनी मंगला की खोज में किसी तरफ उड़ जाती। आज जो आप कहानी सुनने जा रहे हैं वो सादत हसन मंटो की एक नई कहानी है, जिसमें एक लड़का है कॉलेज में, सलीम, जो एक खूबसूरत लड़की से मोहब्बत करने लग जाता है और वो लड़की उसको कोई भाव नहीं देती। लड़का मोहब्बत में दीवाना होकर उसका नाम अनारकली रख देता है। एक दिन पता चलता है कि उसके माँ बाप ने उसकी शादी अनारकली नाम की लड़की से तय की है। अब उसकी शादी में क्या होता है, कैसे हुई, क्या हुआ, ये आप आज कहानी में सुनेंगे। नाम उसका सलीम था, मगर उसके यार दोस्त उसे शहजादा सलीम कहते थे, गालिबन इसलिए कि उसके अदो खाल मुगलई थे। खूबसूरत था, चाल ढाल से रौनक टपकती थी। उसका बाप PWD के दफ्तर में मुलाजिम था। तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये होगी, मगर बड़े ठाठ से रहता। जाहिर है कि रिश्वत खाता था। यही वजह है कि सलीम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता। जेब खर्च भी उससे काफ़ी मिलता था, इसलिए कि वो अपने वालिदैन का इकलौता लड़का था। जब कॉलेज में था तो कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थीं, मगर वो बेइतनाई बरतता। आखिर उसकी आंख एक शोखो शंग लड़की पर, जिसका नाम सीमा था, लड़ गई। सीमा ने उससे राह और रस्म पैदा करना चाहा। उसे यकीन था कि वो उसकी इल्तिफात हासिल कर लेगा। नहीं, वो तो यहाँ तक समझता था कि सीमा उसके कदमों पर गिर पड़ेगी और उसकी ममनून और मुतशक्किर होगी कि उसने मोहब्बत की निगाहों से उसे देखा। एक दिन कॉलेज में सलीम ने सीमा से पहली बार मुखातिब होकर कहा, आप किताबों का इतना बोझ उठाए हुए हैं, लाइए मुझे दे दीजिए। मेरा तांगा बाहर मौजूद है, आपको और इस बोझ को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। सीमा ने अपनी भारी भरकम किताबें बगल में दाबते हुए बड़े खुश्क लहजे में जवाब दिया, आपकी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। शहजादा सलीम को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुंचा। चंद लम्हात के लिए वो अपनी खिफ़त मिटाता रहा। इसके बाद उसने सीमा से कहा, औरत को मर्द के सहारे की ज़रूरत होती है। मुझे हैरत है कि आपने मेरी पेशकश को क्यों ठुकरा दिया। सीमा का लहजा और ज़्यादा खुश्क हो गया। औरतों को मर्द के सहारे की ज़रूरत होगी, मगर फ़िलहाल मुझे ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। आपकी पेशकश का शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूँ, इससे ज़्यादा आप और क्या चाहते हैं। ये कहकर सीमा चली गई। शहजादा सलीम, जो अनारकली के ख्वाब देख रहा था, आंखें झपकता रह गया। उसने बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई थी। इससे कब्ल उसकी ज़िंदगी में कई लड़कियां आ चुकी थीं जो उसके अब्रू के इशारे पर चलती थी, मगर ये सीमा क्या समझती है अपने आप को। इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत है। जितनी लड़कियां मैंने अब तक देखी हैं उसमें सबसे ज़्यादा हसीन है, मगर मुझे ठुकरा देना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं ज़रूर इससे बदला लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहजादा सलीम ने उससे बदला लेने की कई स्कीमें बनाई, मगर बार आवर साबित ना हुई। उसने यहाँ तक सोचा कि उसकी नाक काट डाले। ये जुर्म वो कर बैठता, मगर उसे सीमा के चेहरे पर यह नाक बहुत पसंद थी। कोई बड़े से बड़ा मुसव्विर भी ऐसी नाक का तसव्वुर नहीं कर सकता था। सलीम तो अपने इरादों में कामयाब ना हुआ, मगर तकदीर ने उसकी मदद की। उसकी वालिदा ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। निगाह इंतखाब आखिर सीमा पर पड़ी, जो उसकी सहेली की लड़की थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। इस पर उसके वालिदैन बहुत नाराज़ हुए। घर में 10-12 रोज़ तक हंगामा मचा रहा। सलीम के वालिद ज़रा सख्त तबीयत के थे। उन्होंने उससे कहा, देखो, तुम्हें हमारा फ़ैसला कबूल करना होगा। सलीम हठधर्म था। जवाब में ये कहा, आपका फ़ैसला कोई हाई कोर्ट का फ़ैसला नहीं, फिर मैंने जुर्म क्या किया है जिसका आप फ़ैसला सुना रहे हैं। उसके वालिदैन को यह सुनकर तैश आ गया। तुम्हारा जुर्म कि तुम ना खल्फ हो, अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते, उदूल हुक्मी करते हो। मैं तुम्हें आग कर दूंगा। सलीम का जोश ठंडा हो गया। लेकिन अब्बा जान, मेरी शादी मेरी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है। आप ठंडे दिल से सुने तो मैं अर्ज़ करूं। मेरा दिल काफ़ी ठंडा है, तुम्हें जो कुछ कहना है फ़ौरन कह डालो। मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। सलीम ने रुक रुक के कहा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। उसका बाप गरजा। किस लड़की से? सलीम थोड़ी देर हिचकिचाया। एक लड़की है। कौन है वो? क्या नाम है उसका? सीमा, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन की लड़की? जी हाँ,
उसका नाम सीमा इफ्तिखार है, मेरा ख्याल है वही है। उसके वालिद बेतहाशा हंसने लगे। ख्याल के बच्चे, तुम्हारी शादी उसी लड़की से करार पाई है, क्या वो तुम्हें पसंद करती है? सलीम बौखला सा गया। ये सिलसिला कैसे हो गया? उसकी समझ में नहीं आता था कि कहीं उसका बाप झूठ तो नहीं बोल रहा था। सलीम से जो सवाल किया गया था उसका जवाब उसके वालिद को नहीं मिला था। चुनांचे उन्होंने कड़क के पूछा, सलीम मुझे बताओ, क्या सीमा तुम्हें पसंद करती है? सलीम ने कहा, जी नहीं। तुमने ये कैसे जाना? उससे एक बार मैंने मुख्तसर अल्फाज में मोहब्बत का इजहार किया था, लेकिन उसने मुझे। तुम्हें दरखोरे इतना ना समझा? जी हाँ, बड़ी बेरुखी बरती। सलीम के वालिद ने अपने गंजे सिर को थोड़ी देर के लिए खुजलाया और कहा, तो फिर ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ से कहता हूँ कि लड़की वालों से कह दो लड़का रजाबंद नहीं। सलीम एकदम जज्बाती हो गया। नहीं अब्बा जान, ऐसा ना कीजिएगा। शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और किसी की मोहब्बत अकारत नहीं जाती। लेकिन आप लोगों को, मेरा मतलब है सीमा को, ये पता न लगने दीजिएगा कि उसका ब्याह मुझसे हो रहा है, जिससे वो बेरुखी और बेइतनाई का इजहार कर चुकी है। उसके बाप ने अपने गंजे सिर पर हाथ फेरा। मैं इसके मुताल्लिक सोचूंगा। ये कहकर वो चले गए। उन्होंने एक ठेकेदार से रिश्वत वसूल करना था अपने बेटे की शादी के अखराजात के सिलसिले में। शहजादा सलीम जब रात को पलंग पर सोने के लिए लेटा तो उसे अनार की कलियां ही कलियां नजर आईं। सारी रात वो उनके ख्वाब देखता रहा। घोड़े पर सवार बाग में आया है, शाहाना लिबास पहने, अब से ताजी से उतरकर बाग की एक रविश पर जा रहा है। क्या देखता है कि सीमा अनार के बूटे की सबसे ऊंची शाख से एक नौखेज कली तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी भारी भरकम किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी हैं, जुल्फें उलझी हुई हैं और वो उचक उचक कर उस शाख तक अपना हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मगर हर बार नाकाम रहती है। वो उसकी तरफ बढ़ा। अनार की झाड़ी के पीछे छुपकर उसने उस शाख को पकड़ा और झुका दिया। सीमा ने वो कली तोड़ ली जिसके लिए वो इतनी कोशिश कर रही थी, लेकिन फौरन उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो शाख नीचे कैसे झुक गई। वो अभी ये सोच ही रही थी कि शहजादा सलीम उसके पास पहुंच गया। सीमा घबरा गई, लेकिन संभल कर उसने अपनी किताबें उठाई और बगल में दाब ली। अनारकली अपने जूड़े में उड़स ली और यह खुश्क अल्फाज कहकर वहां से चली गई, आपकी इमदाद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। तमाम रात वो इसी किस्म के ख्वाब देखता रहा। सीमा, उसकी भारी भरकम किताबें, अनार की कलियां और शादी की धूमधाम। शादी हो गई। शहजादा सलीम ने उस तकरीब पर अपनी अनारकली की एक झलक भी नहीं देख पाई थी। वो उस लम्हे के लिए तड़प रहा था जब सीमा उसके आगोश में होगी। वो उसे इतना प्यार करेगा कि वो तंग आकर रोना शुरू कर देगी। सलीम को रोने वाली लड़कियां बहुत पसंद थीं। उसका ये फ़लसफ़ा था कि औरत जब रो रही हो तो बहुत हसीन हो जाती है। उसके आंसू शबनम के कतरों के मानिंद होते हैं जो मर्द के जज्बात के फूलों पर टपकते हैं, जिनसे उसे ऐसी राहत, ऐसी फरहत मिलती है जो और किसी वक्त नसीब नहीं हो सकती। रात के 10 बजे दुल्हन को हुज्ल-ए-उरूसी में दाखिल कर दिया गया। सलीम को भी इजाज़त मिल गई कि वो उस कमरे में जा सकता है। लड़कियों की छेड़छाड़ और रस्म व रसूम सब ख़त्म हो गई। वो कमरे में दाखिल हुआ। फूलों से सजी हुई मसहरी पर दुल्हन घूंघट काढ़े रेशम की ठंडी गठरी सी बनी बैठी थी। शहजादा सलीम ने ख़ास एहतिमाम कर लिया था कि फूल अनार की कलियां हों। वो धड़कते हुए दिल के साथ मसहरी के पास पहुंचा और दुल्हन के पास बैठ गया। काफ़ी देर तक वो अपनी बीवी से कोई बात न कर सका। उसको ऐसा मालूम होता था कि उसके बगल में किताबें होंगी जिनको वो उठाने नहीं देगी। आखिर उसने बड़ी ज़रूरत से काम लिया और कहा, सीमा। ये नाम लेते ही उसकी ज़बान खुश्क हो गई, लेकिन उसने फिर जुर्रत फराहम की और अपनी दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाया और भौंचक कर रह गया। ये सीमा नहीं थी, कोई और ही लड़की थी। अनार की सारी कलियां उसको ऐसा महसूस हुआ कि मुरझा गई हैं।